बैलों की एक जोड़ किसी हल पर 140 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और बैलों के द्वारा जोता हुआ खेत 15 मीटर है, तो कितना वर्क डन हुआ। सपोज ये मेरे सामने आपके ही सामने रख देता हूँ। यहाँ पर मैं खेत की जुताई करता हूँ और इस तरह से बैल जो है इस खेत पर चल रहा है। चलेगा तो ओब्वियसली ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पर क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें दे रखा है कि 140 न्यूटन का फोर्स इसने हमारे खेत पर अप्लाई किया है और ये खेत की लंबाई हमें दे रखा है यहां से यहां तक की लंबाई, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 15 मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 140 न्यूटन का है और खेत की लंबाई 15 मीटर है, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। 15 गुणा 140 हम आपस में गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 2100 जूल। वर्क डन जो है जूल में लिया जाता है। इसी तरह से एक और प्रश्न प्रैक्टिकल डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है। इस पर हमसे पूछा है जब आप पूरी ताकत किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो, सपोज ये मेरे पास टॉय है, इसमें मैं पूरी ताकत यहां से अप्लाई करता हूं, तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। वही फोर्स मैं अपनी परमानेंट वॉल है मेरे सामने, मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन भी नहीं होगा। क्या इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? कई सारे स्टूडेंट लिख देते हैं बिल्कुल नहीं होता, जबकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो कैसे हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। हमने इसमें वॉल पे पूरी ताकत लगा दी और दिन भर में ताकत लगाते गया, लेकिन क्या हुआ, मुझे पसीना होगा। तो इसका जवाब ही बनता है दोस्तों, शरीर की पेशी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बॉडी की इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये पसीना वाष्पीकृत होता है, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि पसीना निकालने में खर्च हो जाती है। इसी तरह से घरों पर हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 250 यूनिट है तो इसे जूल में कन्वर्ट करें। अगर हमें बिजली का इस्तेमाल होता है, अगर आपके घर का बिजली का बिल 250 यूनिट है तो हाउ मच वेस्ट एनर्जी, अर्थात हम बिजली के द्वारा कितनी ऊर्जा का व्यय हुआ है। तो क्या होगा, 250 यूनिट है, 250 यूनिट हम किसी चीज को कब कहते हैं, 250 यूनिट का मतलब है 250 केडब्ल्यू। केडब्ल्यू का मतलब होता है किलोवाट, किलोवाट पर घंटा, अर्थात एक घंटे में हमने 250 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की है। अब 250 किलोवाट को हम वाट में बदल देंगे, 250 और एक में हो जाता है 1000, 250 गुणा 1000। अब है किलोवाट पर घंटा, पर घंटे को हम किलोवाट पर आवर को हम सेकंड में बदल देंगे। जब हम आवर को सेकंड में बदलते तो 16 इंटू 16 अर्थात होगा 16 इंटू 16, 250 गुणा 1000। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 4 जूल पर सेकंड आ जाता है, इंटू 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 सेकंड आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक है हमारा जूल पर सेकंड, दूसरा है जूल पर सेकंड और दूसरा है इंटू सेकंड। तो जूल पर सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो सेकंड को काट देगा तो जूल आ जाएगा। इसको हम और कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 25 गुणा 36, 25 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 जूल आणविक द्रव्य। फाइंड द मोलर मास ऑफ एथीन। एथीन का केमिकल फॉर्मूला H2। C2 का मतलब होता है कार्बन, कार्बन का होता है C2। पहले हम इसकी रासायनिक संरचना को देखते हैं। C2H2 का मतलब होता है C इंटू 12, C इसका 12 हो जाता है एटॉमिक मास। ये आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं, आपके जहां पे भी आप स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल लगी हो नीचे, अगर आप बार बार देखोगे तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास खुद ब खुद आपको याद हो जाते हैं। वैसे एग्जामिनेशन में आपके मेनली दिए रहते हैं। तो हम बात करते हैं C2H2। C2 का मतलब है 2 इंटू 12 प्लस H2 का मतलब है 2 इंटू 1, 12 दूना 24, 24 प्लस 2 1 जा 2, 24 धन 2 यह आ जाता है 26 और इसका यूनिट होता है
यूनिट एसिड का मोलर मास निकालो तो उसके लिए भी हमें नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। H का मतलब हाइड्रोजन 1:1। H एक बार है, रासायनिक संगठनों में देखना, इसमें जोड़ना है N है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है 1 है, नाइट्रोजन के 1 है, 1 इंटू इस एक के लिए होता है 14, तो 1 इंटू 14 प्लस O3, O के 3 है, O एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3, 16 थी 48, तो इसको 1 बाय 1 आपको कैलकुलेट करना। पहले हमने क्या था 1 प्लस 14 प्लस 48, ये आ जाता है 63। यूनिट लिख सकते हैं या AMU लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जैसा कि मैंने कहा आणविक द्रव्यमान इकाई, इसको हिंदी में कहा था, अंग्रेजी में ये है एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU कहा जाता है। तो AMU क्या होता है दोस्तों, आजकल एटॉमिक मास को कार्बन 12 एटम के रेफरेंस में व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है, एटॉमिक मास के यूनिट को AMU के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। खैर हम देख लेते हैं, जैसे यूनिट जो है कार्बन 12 के परमाणु का स्वेच्छा से ठीक 12 AMU मान लिया जाता है। अतः कार्बन 12 के एक परमाणु के मात्रक के द्वारा छठे भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर 1/12 इंटू कार्बन 12 का द्रव्यमान, इसको लिखा जाता है 12C6। 12 इसके राइट हैंड साइड में आ जाएगा, C बड़ा C लिखा जाएगा कैपिटल फॉर्म में, और लेफ्ट हैंड साइड में 6 लिखा जाएगा, 12C6। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 इंटू कार्बन 12 का द्रव्यमान। इफ यू आर विद मी द first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आप YouTube ऐप के बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, आप सेम वीडियो फेसबुक पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो। जो लोग परीक्षा में पास हुए, CBSE एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उनका भविष्य मंगलमय है और भविष्य में वो अच्छे, इससे भी अधिक अच्छे अंक प्राप्त करें और सम्मान पूर्वक जीवन जी।